तो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है आपको? दो क्वेश्चन थे डे 3 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत एक आपका था कि बुनियादी फूड फोर्टिफिकेशन को पहले कर लेते हैं क्योंकि उसका डिस्कशन कर रहे थे हम। एक क्वेश्चन ये था आपके पास, ये वाला, कि भारत देखो, तो सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आंसर राइटिंग सीख करने के लिए सबसे पहले काम किया किया जाता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़े, धैर्य से पढ़े और उसको समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन के कौन कौन से पार्ट है, क्वेश्चन के कितने डायमेंशन है, क्वेश्चन क्या मांग कर रहा है ना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, सबसे ज्यादा जो किसी को नंबर कम मिलते हैं उसके पीछे मेन कारण होता है यदि आप क्वेश्चन की मूल डिमांड होती है, बेसिक डिमांड होती है, उसको फोकस ना करके अदर चीजें यदि आप उसमें लिख देते हो तो दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, वो टॉपिक पढ़ा है, उसका कंटेंट आपको पता होता है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंटेशन आपको देना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसको उसी रूप में आप प्रेजेंट कर दें। क्वेश्चन की क्या मांग है उसी के आधार पर हमें उसकी चीजें देखनी पड़ती है, तो इसी आधार पर आपको ये देखना है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली जो क्वेश्चन था आपका, वो क्वेश्चन था कि भारतीय आबादी में व्याप्त पोषण की कमी को दूर करने हेतु फूड फोर्टिफिकेशन एक रामबाण इलाज है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली कहना चाह रहा है कि देखो, हम कई बार बोलते हैं पहला कि भारतीय आबादी में व्याप्त पोषण की कमी, तो एक तो आपको ये दिखाना है कि भारतीय आबादी में पोषण की कमी है, ठीक है ना? ठीक है, एक तो आपको ये चीज बताना है कि भारतीय आबादी में पोषणता की कमी है, अर्थात आपको वो रिपोर्ट दिखानी होगी, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हो, चाहे वो रिपोर्ट किसी से, लेकिन भारतीय आबादी में आपको सबसे पहले दिखाना होगा कि क्या जरूरत है या नहीं है फूड फोर्टिफिकेशन की, ठीक है ना? तो भारतीय आबादी की पोषण की कमी को आपको एक तो थोड़ा, लेकिन ध्यान रखना इसमें ज्यादा नहीं दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप उस पोषण की समस्या को ही बताने में लग गए, वो आपके क्वेश्चन की बेसिक डिमांड नहीं है, बट क्वेश्चन को कनेक्ट करने के लिए, उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको यह बात दिखानी होगी कि पोषण की समस्या भारत में है, ठीक है? उसके बाद आता है फूड फोर्टिफिकेशन, यानी कि अगला पॉइंट आपको देखो एक बताना है, फूड फोर्टिफिकेशन, ये कीवर्ड है आपका। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है और कैसे ये भारत की व्याप्त पोषणता की कमी को दूर करेगा, ये आपको क्वेश्चन की डिमांड है और इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अर्थात ये क्या पूरी तरह पोषणता की कमी को दूर कर देगा? अगर नहीं तो क्या कारण है, क्या इसके समक्ष चुनौतियां हैं, क्या इसकी अपनी सीमा है जिसकी वजह से ये फूड फोर्टिफिकेशन भारत की पोषणता की समस्या को दूर नहीं कर पाएगा? उसके बाद उन चुनौतियों के लिए आपको सुझाव भी देना है। तो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है कि इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर मैं आपको ड्राफ्ट करके बताऊं, जैसे क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना मेरी पहली प्रायोरिटी ड्राफ्ट। देखो, अगर मैं बोलूं आपसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में बेसिकली कुछ नहीं लिखना, फूड फोर्टिफिकेशन को डिफाइन कर दो। फूड फोर्टिफिकेशन को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है बस, समझ गए? सिंपल सा कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इसको सिंपल सा आपको डिफाइन करना है। जैसे क्या होता है कि फूड फोर्टिफिकेशन, एक मिनट, तो इंट्रोडक्शन में आपको पहला काम क्या करना है, अगर इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन अगर लिखे तो पहला काम आपको ये करना है कि फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन बढ़िया लिखा है, सिंपल सा लिखना है, ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चना करके या बहुत ज्यादा उसको हम सोचते कई बार कि मेरी परिभाषा ऐसी हो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी नहीं करनी है, सिंपल सी परिभाषा देनी है कि आखिरकार फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम भोजन में सूक्ष्म पोषण तत्वों को जोड़ते हैं, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि विटामिन हो गया, है ना, विटामिन, प्रोटीन, हम ऐसी प्रोसेस अपनाते हैं जिससे कि उसमें हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ऐड कर देते हैं, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है ना? तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं सिंपल जी कि फूड फोर्टिफिकेशन, मैं इसमें यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं आपको मॉडल आंसर बाद में शेयर कर दूंगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, ये कीवर्ड है, इसको मत भूलना, सूक्ष्म पोषक तत्व, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो चाहो तो सूक्ष्म पोषक तत्व का ब्रैकेट में लिख सकते हो, जैसे विटामिन, प्रोटीन, है ना, इनको ऐड करने की प्रक्रिया, है ना, ऐड करने की वो प्रक्रिया है जिसको सामान्यतः
खाद्य निर्माताओं और सरकारों के द्वारा एक स्वास्थ्य नीति के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य निर्माता होते हैं वो तो इसको निर्यात के रूप में काम करते हैं या बेचने के लिए, और सरकार इसको इसलिए यूज करती है ताकि समाज में व्याप्त पोषणता की समस्या को दूर किया जाए। इस तरीके से आप बेसिक सा सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली फूड फोर्टिफिकेशन है उसको आप बता सकते हैं। फिर आपको लिखना है कि फूड फोर्टिफिकेशन है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको जाना है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताना है कि फूड फोर्टिफिकेशन भारत की वर्तमान कुपोषणता की समस्या, पोषणता की समस्या के लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो आपको भारत की वर्तमान पोषणता की समस्या बतानी है। और इसके लिए आपको बताया तो दो रिपोर्ट आपको हमेशा यूज करनी है। एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को सबसे खराब स्थिति में रखा गया। आपको बताया चिंतनीय भुखमरी के जो ग्रुप है उसमें भारत को रखा गया, ठीक है ना। और भारत को भुखमरी के ग्रुप में इसलिए रखा गया, इसलिए नहीं रखा गया कि भारत के पास खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं है। भारत के पास सबसे बड़ी समस्या है कि भारत के पास जो खाद्यान्न है वो पोषणता युक्त नहीं है, या उसकी पहुंच है वो पोषणता युक्त नहीं है। तो सबसे पहला आपको ये काम करना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके अलावा एक डेटा आप और यूज कर सकते हो, ये डेटा आपको सारे शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा आप एक डेटा और यूज कर सकते हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इसमें महिलाओं की और महिलाओं की एनीमिया की समस्या है, बच्चों की जो दुबलापन है, कम वजन की समस्या है, उसका डेटा आप यहाँ पुट कर सकते हो, इसके माध्यम से आप 20 से 25 शब्दों में दिखाओगे कि भारत में कुपोषणता की समस्या है बनी हुई। तभी तो आप बताओ ये। तो इसलिए पहला आपको बताना है कि भारत में इसकी जरूरत क्या है। तो जरूरत बताने के लिए सबसे पहला काम करना होगा भारत में पोषणता की समस्या को आपको बताना। कई लोगों ने क्या है कि इस आंसर को लिखा है, मैंने कई लोगों के आंसर हमने कॉपी चेक किए, उसमें एक चीज देखने को मिली, और वो चीज ये थी कि बेसिकली लोग क्या कर रहे थे कि इसमें डायरेक्टली वो फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ बताने लग गए। आप फूड फोर्टिफिकेशन के लाभ बताओ, ये क्वेश्चन की डिमांड है, लेकिन उससे पहले आप इसकी आवश्यकताएं बताएं। तो आवश्यकता बताने के लिए भारत की कुपोषण स्थिति को बताना होगा। इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, एफएस, एक डेटा आप चाहो तो मैं डेटा आपको देता हूं, FSSAI का भी सर्वे आया है, उसमें स्पष्ट रूप से बोला है कि 70% जो लोग हैं वो प्रोटीन और विटामिन का यूज भारत में नहीं करते। 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो भारत की सबसे बड़ी जरूरत है 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की विटामिन और प्रोटीन को सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में यूज नहीं कर पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी बात है। और एक है लगभग 57% बच्चों में विटामिन ए की कमी पाई गई। ये इतने ज्यादा फैक्ट आपको याद करने के लिए रखने, इसमें से आप 2-3 फैक्ट भी दे दोगे तो इससे आप स्थिति आराम से बता सकते हो। तो 3 डेटा आपको लेना है। आपको हमेशा नोट्स बनाते समय ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मेरे पास कुछ फैक्ट होने चाहिए। इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट, 22 की रिपोर्ट जोड़ देना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 और FSSAI की जरूरत है इसमें बताई गई है। इसीलिए भारत में हिडन, छुपी हुई भुखमरी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक एक पैराग्राफ में आपको भारत में इसकी आवश्यकताएं जरूर बतानी है कि फूड फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता भारत में क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है यहाँ पर कि भारत में पोषणता की कमी है। तो पहले तो जो क्वेश्चन ने बोला है उसी को ही आपको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन की डिमांड में बैलेंस रखना, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कई बार बताने लग जाते हैं इसी को ही एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। यह क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, क्वेश्चन की बेसिक डिमांड अब आएंगी। अब देखो कि कैसे, अब आपको डायरेक्ट पैराग्राफ कनेक्टिविटी कैसे करना है कि उपर्युक्त भारत में बनी हुई कुपोषणता की समस्या या छुपी हुई भुखमरी को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन एक रामबाण हो सकता है जो इस प्रकार है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, मैं लिख तो मॉडल आंसर दूंगा, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि उपर्युक्त जो भारत में पोषणता की कमी की समस्या बनी हुई है, या भारत में जो छुपी हुई भुखमरी या हिडन भुखमरी की समस्या बनी हुई है, इसके इलाज के लिए फूड फोर्टिफिकेशन एक रामबाण के रूप में काम कर सकता है। जैसे उसके बाद आपको मुद्दे वाई लिखना है। कई बार आप ध्यान रखना 250 नंबर का, 250 शब्दों का यदि क्वेश्चन है तो उसको केवल पॉइंटों में मत रखो। कई लोगों ने क्वेश्चन को पॉइंटों में रखा है, पॉइंटों में रख करके आप क्वेश्चन को अमूर्त बना देते हो। अगर क्वेश्चन 150 शब्दों में आपसे पूछा गया है तो उसको पॉइंटों में लिख करके एग्जाम्पल दे करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन 250 शब्दों में पूछा गया है तो आपको मुद्दे भाई उसको बताना होगा किस तरीके से
ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो देखो सबसे पहला अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे पहला अगर देखें तो देखो पोषणता में वृद्धि, पहला मुद्दा होगा पोषण में वृद्धि, पोषक तत्वों में वृद्धि। ठीक है ना, ऐसा बोला जाता है कि इसमें अगर हम यूज करते हैं तो बायो फोर्टिफाइड के माध्यम से, हम मुख्य रूप से इसमें बोला गया है कि फोर्टिफाइड, एक तो आप बायो फोर्टिफाइड भी कर सकते हो। बायो फोर्टिफाइड का मतलब है जेनेटिकली इंजीनियरिंग वाली जो फसलें हम यूज करते हैं, जिसमें हम फसलों के अंतर्गत, जैसे गोल्डन राइस का आपने नाम सुना होगा, गोल्डन राइस भी बायो फोर्टिफिकेशन का एक एग्जाम्पल था। गोल्डन राइस के अंतर्गत विटामिन बी की कमी थी उस राइस में, तो विटामिन बी का तत्व उसमें जोड़ करके उसको विटामिन बी का तत्व दे दिया ताकि जो अंधेपन का रोग है वो ना हो। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से बोला गया कि बायो फूड फोर्टिफिकेशन के रूप में आप प्रोटीन, मैं आपको एक मुद्दा बता रहा हूं, मुद्दा क्या है, मुद्दा हेडिंग में देना है पोषक तत्वों वृद्धि, और डायरेक्ट लिखना है कि बायो फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से प्रोटीन, विटामिन, खनिज, अमीनो अम्ल, इनको हम क्या करते हैं खाद्य पदार्थों में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो गोल्डन राइस, एक तो बायो फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम से, और एक आप खुद अपने माध्यम से भी फूड फोर्टिफिकेशन कर सकते हो बिना बायो फोर्टिफिकेशन के। एक नॉर्मल फोर्टिफिकेशन भी होता है। बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें आप फसलों में जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग फसलों का यूज करके उनमें आप पोषक तत्वों को बढ़ाते हो, जैसे कि गोल्डन राइस। सेकंड है सैमन फोर्टिफिकेशन। सैमन फोर्टिफिकेशन में आप क्या करते हो, जिसमें दूसरा एग्जाम दूसरा ले सकते हो कि आप फोर्टिफिकेशन की सुरक्षित विधि, इसमें क्या करते हो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के माध्यम से, के माध्यम से आप पोषक तत्व उनको जोड़ सकते हो। तो एक तो यह आपके पोषक तत्व को, पोषण तत्वों को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आप एक काम और कर सकते हो, इसमें खाद्यान्न उत्पादन, अगर खाद की मैं बात करूं, खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि है उसमें भी इसकी भूमिका होती है, उसमें भी इसका हम यूज कर सकते हैं मुख्य रूप से फूड फोर्टिफिकेशन का। ठीक है ना, इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है कि फूड फोर्टिफिकेशन है वो आपका सुरक्षित स्वास्थ्य, एक तो सुरक्षित एवं जोखिम मुक्त होता है। यानी क्या करते हैं इसमें, कई बार हम ऐसे तत्वों को जोड़ देते हैं जो खाद्यान्न की, जिसमें खाद्यान्न में कोई ऐसा तत्व है जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उन तत्वों को या उन छोटे माइक्रो जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मारने के लिए भी आप इसमें ऐसे तत्वों को ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, अर्थात सुरक्षित एवं जोखिम मुक्त भोजन के निर्माण करने की। ठीक है ना, पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि खाद्य उत्पादन वृद्धि का मतलब है कि खाद्यान्न को लंबे टाइम तक सुरक्षित रखती है फूड फोर्टिफिकेशन की विधि, है ना। इसके अलावा इसके सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात एक और एग्जांपल आपको इसमें लेना है, सबसे ज्यादा इसका फायदा क्या होता है, सबसे ज्यादा फायदा होता है इसकी खाद्य सुरक्षा के लिए। खाद्य सुरक्षा के लिए मतलब ये बोला गया है, यदि खाद्य सुरक्षा, या आप कह सकते हो कि अगर किसानों की आय दोगुनी करनी है तो आप इस विधि को यूज कर सकते हो, क्योंकि एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे ने स्पष्ट रूप से बोला आपसे कि 1 रुपया यदि आप फूड फोर्टिफिकेशन में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न के रूप में 9 रुपया प्राप्त होता है। अर्थात बहुत बढ़िया, अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था में आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये फूड फोर्टिफिकेशन विधि भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार खाद्यान्न में पोषणता बढ़ाने के लिए, खाद्यान्न को सुरक्षित करने के लिए, खाद्यान्न को स्वास्थ्यकर बनाने के लिए और खाद्यान्न को लंबे टाइम तक सस्टेन रखने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। इस सर्वे का नाम लिख सकते हो कोपन हैगन सहमति सर्वे। कोपनहेगन सहमति सर्वे हुआ था एक, और उस सर्वे में यह बात लिखी गई कि फूड फोर्टिफिकेशन है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आय को बढ़ाने में इसका यूज हो सकता है, क्योंकि अगर हम 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस पे तो हमें 9 रुपया रिटर्न के रूप में प्राप्त होगा।
बिल्कुल इसको भी यूज कर सकते हो, श्री अन्ना किसी ने बोला है, इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो 4-5 पॉइंटों के माध्यम से आपको ध्यान रखना है, इसके लाभ तो बहुत अलग अलग तरह से होंगे। लाभ तो अभी इसके बहुत है, ये खान पान की पद्धति को परिवर्तित कर देता है, ये लोगों के खान पान की जीवन शैली को परिवर्तित कर देता है, वो लाभ बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोषणता पे फोकस करना है, तो इसलिए हमें सारे पॉइंट जो लाभ के हैं उनको पोषणता से ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन की मेन डिमांड थी वो पोषणता थी, ठीक है ना। इसलिए मैंने देखो लाभ तो उसके बहुत, लाभ तो देखो ये लोगों की खाद या जो खाद्यान्न प्रणाली है उसके व्यवहार को परिवर्तन कर देता है, ये लोगों के मुख्य रूप से स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पोषक तत्वों को ऐड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो इस टॉपिक से जुड़े हुए उन लाभों को आपको बताना है। तो बेसिकली 4-5 पॉइंट आप याद रखना, पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए, फोर्टिफिकेशन का सुरक्षित तरीका, खाद्यान्न उत्पादन के लिए सुरक्षित और जोखिम मुक्त खाद्यान्न के लिए, और खाद्य सुरक्षा या किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मुख्य रूप से आप इसका यूज कर सकते हो। तो बेसिक प्रॉफिट इसकी यही, सबसे बड़ी बात ये आपने बता दिया। तो अब आपको लिखना है कि इसलिए ध्यान रखना इनके महत्व, एक पैराग्राफ देखो क्वेश्चन ने मांगा नहीं आपसे, क्वेश्चन ने कहा नहीं है, लेकिन हमें लिखना पड़ता है कि जब इसका महत्व है तो कुछ सरकारी प्रयास बताओ कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए इसके लिए। तो कुछ सरकारी प्रयास है वो 2 लाइन में जरूर बताना कि इसका खाद्य सुरक्षा के लिए, इसका एसडीजी 1, एसडीजी 2 और एसडीजी 3 के टारगेटों को प्राप्त करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार द्वारा बहुत प्रयास किए गए। तो चाहे तो आप प्रयासों को यहां बता सकते हो, चाहे प्रयासों को आप निष्कर्ष में भी बता सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो आप क्या है, पहले आपने इसके लाभ लिख दिए, अब आपकी समस्याएं बता सकते हो इसको डायरेक्टली। अब आइए दूसरा क्वेश्चन की डिमांड थी इसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए इसकी कुछ समस्या है वो आपको जरूर बतानी कि इसकी कुछ समस्याएं भी है फूड फोर्टिफिकेशन की। तो फूड फोर्टिफिकेशन की आपको चुनौती बतानी। अब पैराग्राफ कैसे कनेक्ट करना है, इस प्रकार फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य सुरक्षा और हिडन जो भुखमरी है उसको निपटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, परंतु इसके व्यवहारिक प्रयोग में कई चुनौतियां उत्पन्न होती है। तो वो आपको ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग होता है, पैराग्राफ कनेक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, स्पेशली अगर क्वेश्चन 250 शब्दों का है। 250 शब्दों के क्वेश्चन में आपकी पैराग्राफ कनेक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको पैराग्राफ कनेक्टिविटी कैसी करनी है कि इस प्रकार ये फूड फोर्टिफिकेशन की जो प्रक्रिया है खाद्य सुरक्षा और भुखमरी निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, परंतु इसके व्यवहारिक प्रयोग पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती है। पहली चुनौती इसकी यह है कि पोषक तत्वों की सीमितता, यानी कि इसमें यह बात सही है कि हम पोषक तत्व इसमें ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए हम कुछ ही पोषक तत्वों को इसमें ऐड कर सकते हो। आप हर पोषक तत्व या एक ही पोषक, एक मतलब या तो एक ही पोषक तत्व उसमें ऐड कर सकते हो, ये एक सबसे, तो सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स, सेलेक्टेड एंड सीमित पोषक तत्व है उनको ही आप इसमें ऐड कर सकते हो, अर्थात आपको हर बार अलग अलग फूड फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा एक ही तत्व के साथ। जैसे चावल में अगर मान लो गोल्डन राइस है, उसमें यदि आपने विटामिन बी बढ़ा दिया, अगर आप नॉर्मली प्रक्रिया से अगर फूड फोर्टिफिकेशन करते हो तो उसमें अगर आपको मान लो प्रोटीन भी ऐड करना है तो वो आप ऐड करने में अभी दिक्कत आएगी। इसलिए इसमें यह है कि कुछ सेलेक्टेड तत्वों को ही आप यूज कर सकते हो। तो आपको जैसे मान ले स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फैक्टर आपको चाहिए होते हैं पोषणता के लिए, भाई प्रोटीन भी हो, ऊर्जा के तत्व भी हो, आवश्यक वसा भी हो, आवश्यक कार्बोहाइड्रेट भी उसमें हो, इतने सारे तत्वों को एक साथ ऐड करने में अभी ये पूरी तरह सफल नहीं है। तो एक तो इसका पोषक तत्व वो थोड़ा सीमित तरीके से। दूसरी बात, दूसरा प्रभाव है कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मतलब यह कि आप क्या करते हो फूड फोर्टिफिकेशन में कृत्रिम या सिंथेटिक केमिकल यूज करते हो। ऑब्वियसली जैसे कोई खाद्य पदार्थ की पोषक तत्व बढ़ाना है, जैसे मान लो आयरन बढ़ाना है तो आयरन वाले आप रासायनिक यूज करोगे, प्रोटीन बढ़ाना है कुछ ऐसे तत्वों को यूज करोगे जो उसको उसकी पोषक तत्वों को बढ़ाएंगे। लेकिन आप सभी जानते हो कि आप लंबे समय तक यदि इनका यूज करते हो खानदान में तो ये जो सिंथेटिक रासायनिक है इनको बोलते हैं सिंथेटिक, जो रासायनिक तत्व है या जैविक तत्व है, सिंथेटिक रासायनिक तत्व है, ये आप यदि लंबे समय तक यूज करते हो तो इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। एक इसकी सबसे बड़ी दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि फूड फोर्टिफिकेशन पर कंपनियों का एकाधिकार है। कई बड़ी कंपनियां उनका फूड फोर्टिफिकेशन पर एकाधिकार है, इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन लागत की तुलना में महंगा पड़ता है। तो कंपनियों का एकाधिकार,
एक चुनौती और है कि ये FSSAI के मानकों का पूरा मानकों का क्रियान्वयन नहीं। इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि कई कंपनियां फूड फोर्टिफिकेशन के माध्यम का यूज तो करती है, लेकिन उनमें स्वास्थ्य पैरामीटर होते हैं, उन स्वास्थ्य पैरामीटरों को वो FSSAI के पैरामीटरों के अनुरूप नहीं रखती, जिससे मानवीय स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। इसमें एक अध्ययन में क्या बोला गया है, एक अध्ययन ने बोला है कि आयरन फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से, आयरन फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से, एग्जाम्पल लिख सकता हूं मैं, आयरन फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से हमने क्या किया, बच्चों में आयरन को इंक्लूड करने के लिए, इनपुट करने के लिए हमने आयरन फूड फोर्टिफिकेशन किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि बच्चों की आंत में सूजन आने लग गई। कई ऐसे सर्वे आए, तो वो आपको बताना है कि क्योंकि ये जो मानक आप यूज करते हो FSSAI के अनुरूप नहीं करते हो, इसलिए एक सर्वे में बोला गया कि आयरन फूड फोर्टिफिकेशन की वजह से बच्चों की आंतों में सूजन आ गई और कई प्रकार के मुख्य रूप से रोगजनक गठ इसमें और पैदा हो गए। तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्वास्थ्य के लिए भी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। तो ये आपको सबसे महत्वपूर्ण समस्या का ये जरूर ध्यान रखना है आपको। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक चीज, प्राकृतिक खाद्यान्न में कमी हो जाती है। जैसे मान लो प्राकृतिक खाद्यान्न में कैसे कमी होती है, आप इसको सिंपल से समझो भाई। आयरन कहाँ पाया जाता है, पालक में। पालक ने आप देखा होगा, पालक में आयरन पाया जाता है। अब लोग पालक को ना खा करके, जो व्यक्ति जिस तत्व को खाया जाता है उसी में आयरन की मात्रा बढ़ाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो नेचुरल खाद्यान्न से दूर होता चला जाएगा, वो आर्टिफिशियल फूड फोर्टिफिकेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा। तो इसलिए प्राकृतिक, आप सभी जानते हो आर्टिफिशियल की एक लिमिट के बाद क्या होती है, सुनो, लिमिट एक सीमा के बाद उसकी समस्या पैदा हो जाती है। तो प्राकृतिक खाद्यान्न, जैसे आपको पता है बहुत सारे पोषण तत्व बाजरा में पाए जाते हैं, बाजरा आपने सुना होगा, पालक, हरे पत्तेदार, इसके अलावा आपके मांस मांस के खाद्य पदार्थ हैं, इनमें आपके बहुत सारे प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ है इसमें बड़ी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन आप फूड फोर्टिफिकेशन की विधि की वजह से आप इन तत्वों से धीरे धीरे दूर हो जाते हो, तो प्राकृतिक खाद्यान्न है उसमें आप कमी कर दो। इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन एक दीर्घकालीन समस्या बन सकती है, दीर्घकाल में एक समस्या के रूप में इसका यूज हो सकता है, एक समस्या हमारे समक्ष बन सकती है। तो 4-5 पॉइंट इसकी चुनौतियां आपको बताना है कि देखो 4-5 पॉइंट आपने बताया कि हाँ ये प्रॉफिटेबल है, लेकिन दूसरी ओर बताना है कि जब इसका हम यूज करते हैं तो कुछ व्यवहारिक चुनौतियां आती है। पहली चुनौती ये आती है जैसा कि मैंने कि इसके पास विकल्प बहुत सीमित है, दूसरी है कि कंपनियों का एकाधिकार है, तीसरी है कि मानकों को फॉलो नहीं करता, चौथी है कि प्राकृतिक संसाधनों से हम दूर होते चले जाते हैं। इसलिए ये बात सही है कि ये बात सही है, अब लिखना कि इस प्रकार फूड फोर्टिफिकेशन एक लॉन्ग समय में चुनौतियां प्रस्तुत तो कर सकता है, परंतु सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं भारत में फूड फोर्टिफिकेशन के लिए, जैसे राष्ट्रीय फूड फोर्टिफिकेशन मिशन भी चलाया गया है, इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण मिशन भी चलाया गया है, इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के माध्यम से भारत सरकार इसमें प्रयास कर रही है। तो निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, निष्कर्ष कैसे लिखना है। हाँ, ये इसकी एक सीमित, ये इसकी बिल्कुल सही बात बोलो, ये इसकी एक व्यवहारिक चुनौती है कि सरकार ने अभी ज्यादा फोकस इस पे नहीं किया, लेकिन हाँ अभी सरकार रिसेंटली इसमें बहुत सारा प्रयास है वो आगे कर रही है, अभी सरकार धीरे धीरे इसमें प्रयास कर रही है। तो आप इसको आप क्या लिख लोगे, अब आपको देना है इसमें निष्कर्ष कि देखो उपर्युक्त चुनौतियां तो है ही है, लेकिन इसमें सरकारी निवेश, या मैं कहूं पीपीपी मॉडल पर निवेश, रिसर्च एंड अनुसंधान, पीवी मॉडल का निवेश पर अगर आप चाहो तो एक ब्रैकेट में एग्जांपल दे सकते हो, टाटा समूह के द्वारा मुख्य रूप से जो दूध की सप्लाई की जाती है उसमें विटामिन ए और विटामिन डी का फूड फोर्टिफिकेशन किया गया था, ठीक है ना, तो ब्रैकेट में एग्जांपल जरूर डालते जाना। तो इस प्रकार ये कहा गया कि भाई देखो फूड फोर्टिफिकेशन हमारे समक्ष चुनौतियां तो उत्पन्न करता है, परंतु सरकार के द्वारा यदि इसमें निवेश किया जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से अगर निवेश किया जाए, रिसर्च अनुसंधान इसमें बढ़ाया जाए, तो फूड फोर्टिफिकेशन भारत में, क्या नहीं, फूड फोर्टिफिकेशन, सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, देख लिखने पे मैं इतना लिख भी नहीं रहा, फूड फोर्टिफिकेशन हमारे सतत विकास SDG 1, 2 और 3 को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ये चीज ध्यान रखना। और एक लाइन ऐड करना चाहते हो तो हमेशा ऐड करो, @2047 के अंदर विकसित भारत की नींव रखने में भी फूड फोर्टिफिकेशन खाद्य सुरक्षा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो निष्कर्ष हमेशा आपका थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा आपका सरकारी प्रयासों को और भविष्य की नीतियों के आधार पर आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सिंपल सा यदि आप इसमें क्वेश्चन में, लेकिन दिक्कत क्या है क्वेश्चन में हम गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास ये पॉइंट वाइज लिखो, इसको पहले मुद्दे वाइज, इसलिए मैंने कई क्वेश्चनों में डाला है मुद्दे वाइज लिखो। आप जो पॉइंट में कहना चाहते हो उसको सब हेडिंग दो, उसको सब हेडिंग दे करके आप उसको डिफाइन करो, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके नंबर 7 से ज्यादा आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है 250 शब्दों का है, तो आपको 3 पेज इसमें भरने हैं। अगर आप पॉइंटों से लिखोगे तो पॉइंटों में दिक्कत क्या होती है, पॉइंटों में एक तो क्वेश्चन आपका अमूर्त लिखता है, जैसे किसी ने लिख दिया इसमें एक पॉइंट डाल दिया कि पोषक तत्वों की इसमें सीमितता पाई जाती है। अब मान लो आपने इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, डिफाइन नहीं किया, तो ये आपका क्वेश्चन अमूर्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि जब भी आप क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन की डिमांड में अमूर्त मत छोड़ो। अगर आप 150 शब्दों का है तो भी उसमें कुछ फैक्टों के माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी मॉडल का। देखो पीपीपी मॉडल की अगर मैं बात करूं, ये बहुत दिन का बहुत पुराना मॉडल है, कई बार यूपीएससी ने 2 बार इससे क्वेश्चन भी पूछा है, आपको पता है पीपीपी मॉडल का। तो यहां तक कोई डाउट आपको, अगर कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। मैं जस्ट आपको क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना आपको ही है। मैं तो क्वेश्चन हम तो आंसर राइटिंग आपको मॉडल आंसर शेयर कर देंगे। पहला बात देखो, आप आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मॉडल आंसर लिया और बस हो गया। आपको सीखना है, आपको खुद को लिखना है और सीखना है। अदरवाइज तो यार कितने मॉडल आंसर आपको वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा फायदा हो नहीं पाएगा। मॉडल आंसर तो हम भी शेयर करेंगे, बट सबसे ज्यादा हमारी पहली प्रायोरिटी है कि आप आंसर राइटिंग को समझें, एटलीस्ट ड्राफ्टिंग करना तो सीखें कि इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और आगे क्या करना है, ठीक है। अब अगला है, देश में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर्वोत्कृष्ट है। हालांकि भारत में पीपीपी परियोजनाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो, इसका विश्लेषण आपको करना है। विश्लेषण में क्या होता है कि आपको चीजें देखनी है, जैसे कि कैसे पीपीपी मॉडल देश की अवसंरचना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सेकंड, किस तरीके से इसके क्रियान्वयन में व्यवहारिक चुनौतियां आ रही है, इनका विश्लेषण करना है। और निष्कर्ष, क्या आप सुझाव दे सकते हो कि पीपीपी मॉडल देश की अवसंरचना के विकास में एक अहम रोल निभा सकता है। और ध्यान रखना, जब भी कोई अवसंरचना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो उसको आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, आप 2047 विकसित भारत प्रोजेक्ट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इससे जरूर जोड़ करके ही उसके निष्कर्ष को लिखें, ठीक है ना। तो अब देखो डायरेक्टली अगर आप इन्वॉल्वमेंट करें तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टिपिकल नहीं है। मैं अगर इंट्रोडक्शन आपको बताऊं तो देखो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो आपको क्वेश्चन को जस्ट एक ड्राफ्टिंग करके बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको लिखना है कि पीपीपी मॉडल क्या है, जो सभी आप जानते होंगे। जब भी क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन, कई बार लोग क्या करते हैं इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए बहुत सोचते हैं, अरे पता नहीं कैसे लिखें, क्या करें, किस तरीके से। तो इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पीपीपी मॉडल क्या होता है तो लिखना है कि पीपीपी मॉडल क्या है। पीपीपी मॉडल देश में अवसंरचनात्मक या मानव संसाधन के विकास हेतु सरकार और प्राइवेट की सहभागिता के माध्यम से निवेश का एक मॉडल है, ठीक है ना। ध्यान रखना, सरकार एवं प्राइवेट के माध्यम से निवेश का एक मॉडल है, और जिसके अंतर्गत ध्यान रखना स्पेशल पर्पल व्हीकल के रूप में सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। तो पीपी मॉडल को आपको यहां डिफाइन करना है और बिल्कुल सिंपल टर्म है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टर्म में आपको मैं फिर बोल रहा हूं, पीपी मॉडल क्या है, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अवसंरचनात्मक अवसंरचनात्मक विकास और मानव संसाधन विकास के लिए एक निवेश का मॉडल है, जिसमें सरकार और प्राइवेट के साथ टेक्निकल यानी तकनीकी फंडिंग यानी वित्तीय साझेदारी की जाती है, ठीक है ना। इतनी सी सिंपल लैंग्वेज में आपको पीपीपी मॉडल के डिफाइन कर देना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बोलूं तो अगर आप चाहे तो लिख सकते हो, एग्जाम्पल में लिख दो कि पीपी मॉडल क्या है, एक निवेश मॉडल है जिसमें अवसंरचनात्मक एवं मानव संसाधन, ध्यान रखना
पीपीपी मॉडल आपके बुनियादी ढांचे के साथ साथ आपके मानव विकास संसाधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अंतर्गत कस्तूरबा गांधी स्कूलों का नाम आपने सुना होगा, कई जगह की स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें निजी निवेश के साथ पार्टनरशिप करियर बहुत सक्सेस रहेंगे। तो पीपी मॉडल आपका क्या है, एक निवेश का मॉडल है जो अवसंरचनात्मक और मानव संसाधन के विकास के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच निश्चित अवधि एवं शर्तों पर किया गया समझौता है। दो तीन कीवर्ड ध्यान रखना। पहली बात, सरकार प्राइवेट के बीच ये क्या है, एक समझौता है। और दूसरी बात, ये निश्चित अवधि और शर्तों पर होता है, इसमें कुछ शर्त पहले से फिक्स होती है, ठीक है ना, कि किस किस तरीके। और आप इसके एग्जांपल दे सकते हो कि पीपी मॉडल क्या होते हैं, जैसे बीओटी मॉडल हुआ आपका, ठीक है ना। बीओटी मॉडल है, एक छोटा सा है, बीओटी भी आपको क्या है, एक पीपी मॉडल है निवेश का, जो सड़कों के निवेश के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है, बिल्ड ऑपरेशन एंड ट्रांसफर, ठीक है। अब ये तो आपने लिख दिया सिंपल सा पेज। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने। अब आपको ध्यान रखना, सेम जो पिछले क्वेश्चन में, आपको नीड बतानी है कि पीपीपी की नीड क्या है। तो लिखना है कि देखो, राष्ट्रीय पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन प्रोजेक्ट, आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट एकम @ 2047 तक देश को विकसित बनाने हेतु पीपीपी मॉडल एक कारगर सिद्ध हो सकता है। जैसे, अब ध्यान रखना, अब आपको इसके प्रॉफिट को ध्यान रखना, कभी भी पहला पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए आपको कोई ना कोई, तो पहला दिखाना है कि पीपीपी मॉडल क्या है, दूसरा इसकी जरूरत क्या है, जरूरत थोड़ी संक्षिप्त में दिखानी, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल सा, कि राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट चल रहा है और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, और देश को अगर 2047 तक यदि हमें विकास करना है तो बुनियादी ढांचों के निवेश के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपकी आवश्यकता है, जो इस प्रकार हो सकती है। अब इसके लाभ बताने हैं, ठीक है ना, अब इसके लाभ बताने, तो अब इसके लाभों पे आइए। तो लाभों को चाहो तो देखो, अगर 150 शब्दों का होता तो मैं लाभों को इसमें दिखा देता डायरेक्टली कि भाई इसके ये लाभ है, और इधर एग्जाम्पल दे देता। कभी भी आप इसके बेनिफिट लिख रहे हो तो उनका एग्जाम्पल या सक्सेस स्टोरी, सक्सेस केस स्टोरी जरूर लिखिए। जैसे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बेस्ट केस स्टडी अगर आपको देनी है, दिल्ली मेट्रो बेस्ट केस स्टडी। दिल्ली मेट्रो जिस तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रही है, उससे बेहतर तरीके से अभी तक कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इतना अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। दिल्ली मेट्रो आप देख सकते हो कितनी सक्सेस रही है। दिल्ली मेट्रो आप जानते हैं, जापान की कंपनी और इंडिया की कंपनी के साथ, इंडिया, भारत सरकार, दिल्ली सरकार, तीनों का एक त्रिपक्षीय एग्रीमेंट है दिल्ली मेट्रो, ठीक है ना। तो अब आपको इसको देखो, मैंने आप लोग यहाँ बेसिक नीड बताई। अब आपको अगर 150 शब्दों को तो डायरेक्टली में इसके लाभ बना चार्ट के माध्यम से इसके बेनिफिट बता देता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन 250 शब्दों का है इसलिए मैं इसको मुद्देवाई लिखूंगा। क्वेश्चन 250 शब्दों का है इसलिए मुद्देवाई आपको लिखना है। अब मुद्देवाई क्या लिखना है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। पहला, पहला लाभ, प्रतिस्पर्धा, परियोजना को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए। ध्यान रखना, अगर ये सिंपल सा कि कोई भी परियोजना होगी उसमें यदि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट होगा तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में कंपटीशन होगा, और जिससे उस परियोजना पर प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे उसकी दक्षता और उसकी एफिशिएंसी दोनों में सुधार होगा। सिंपल सा, तो एक आपका मुद्दा होगा परियोजना को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए। दूसरा, लागत प्रभावी, लागत प्रभावी बनाने के लिए। देखो, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको पता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, और प्रतिस्पर्धा की वजह से उसमें दक्षता एवं उसका सकारात्मक परिणाम होते हैं, और जिससे उसकी लागत है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो लागत प्रभावी बनाने के लिए। तीसरा, विशेषज्ञता के लिए, तीसरा विशेषज्ञता के लिए, तकनीकी एवं अन्य प्रकार की विशेषज्ञता के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज कर सकते हो। जैसे जैसे मान लो एयरपोर्ट डेवलपमेंट करने, एयरपोर्ट है, जैसे एयरपोर्ट हमने दिया अभी अवसंरचना के निवास के लिए, आपको पता है अडानी ग्रुप को हमने बहुत सारे एयरपोर्ट दे रखे हैं, बहुत सारे पोर्ट दे रखे हैं। वो पॉलिटिकल इशू अलग है, लेकिन
ये एयरपोर्टों को आप देख सकते हो, इन एयरपोर्टों में बहुत फास्ट तरीके से प्रोजेक्ट सक्सेस हो। चाहे मैंने देखा है, आपको लखनऊ एयरपोर्ट है, इसके अलावा गुवाहाटी एयरपोर्ट देखा है। ये कई एयरपोर्ट बहुत अच्छी तरीके से काफी डेवलप है। तो विशेषज्ञता के लिए एयरपोर्ट बहुत तेज गति से डेवलप हुए। इसके अलावा चौथा, प्रोजेक्ट बहुत तीव्र गति से हुआ है, प्रोजेक्ट में तीव्रता। इसका बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो, दिल्ली मेट्रो आप देख सकते हो, बहुत तेज गति से इसका इंफ्रा डेवलप हुआ है, बहुत इफेक्टिव तरीके से ये काम कर रही है। वहीं राजस्थान में जयपुर की एक मेट्रो बनाई गई थी जिसको 6 साल लग गए बनने में। वहीं दिल्ली की मेट्रो बहुत पहले बनाई गई, लेकिन इसका प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट में तीव्रता के लिए, विशेषज्ञता के लिए, लागत प्रभावी के लिए, और सबसे बड़ी निवेश का वैकल्प साधन। निवेश, अगर आपको पता है कि सरकार जन कल्याणकारी कार्य करती है, तो सरकार ज्यादातर अवसंरचना में निवेश नहीं कर पाती, इसलिए अवसंरचना में निवेश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ सरकार की भागीदारी महत्वपूर्ण हो सकती है। और निवेश के लिए यही कारण है कि भारत में बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर का निवेश बहुत अच्छे से हम करवा रहे हैं ताकि उनकी सक्सेस अच्छे से बढ़ सके। तो इसलिए अगर आपको बोले तो ये बहुत बेहतर तरीके से इसमें काम हो सकता है। ये 4-5 मुद्दों के आधार पर इसके आपको बेनिफिट बताने किस तरीके से आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। वही दूसरी ओर कि ये बात तो सही है कि पब्लिक प्राइवेट, देखो केस स्टडी दे सकते हो, दिल्ली मेट्रो केस स्टडी, नेशनल हाईवे केस स्टडी, कुछ एयरपोर्ट्स केस स्टडी दे सकते हैं, है ना। और अगर चाहे, ये तो आपकी अवसंरचना के लिए, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बढ़िया केस स्टडी थी, और वो केस स्टडी शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा आवास रियल एस्टेट में, यानी कि शहरीकरण के अंतर्गत जो रियल एस्टेट है उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप काफी सक्सेस रही। शिक्षा के क्षेत्र में कई जगह, कस्तूरबा गांधी जो एक हॉस्पिटल है शिक्षा और स्वास्थ्य में, कस्तूरबा गांधी स्कूल और कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल, उन दोनों के अंतर्गत मुख्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी सक्सेस मुख्य रूप से इसने काम किया आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ध्यान रखना, बुनियादी अवसंरचना में केवल रोड सड़क ही नहीं आती, आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीय सुविधाएं, ये भी आपके पब्लिक प्राइवेट, ये भी आपकी बेसिक नीड होती है, बेसिक इंफ्रा होता है। तो आप कई लेवल की केस स्टडी इसमें देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये 4-5 एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल हो गया, है ना, इसके अलावा नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट्स के एग्जांपल, शिक्षा के क्षेत्र में एग्जांपल, आवासीय प्रोजेक्ट यानी हाउसिंग फॉर ऑल जो 2022 तक हमारा उद्देश्य था, इसके अंतर्गत बोला गया कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत सक्सेस रही है। ये एक केस स्टडी आई थी, उसमें स्पष्ट रूप से इसको बताया गया, ठीक है। तो सिंपल सा आपको इतना बता दूं। अब अगला क्वेश्चन की डिमांड है, देखो मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि देखो ये बात तो सही है कि ये आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकती है, परंतु इसके समक्ष कई चुनौतियां हैं। अब इसकी चुनौतियां आपको बतानी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की चुनौतियां भी आपको बतानी, ठीक है ना। तो इसकी चुनौती अगर मैं देखूं तो कई चुनौतियां इसके समक्ष है। देखो मैं इसमें ऐसा नहीं है किसी में देखें, मैं आपको सिंपल सा एक चुनौती बताता हूँ, देखो जो प्रैक्टिकली आपने देखी। पहली देखो चुनौतियां क्या है इसमें। पहली चुनौती आती है भूमि अधिग्रहण की। इसमें क्या है कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था की जाती है, परंतु सरकार की जनकल्याणकारी नीति की वजह से भूमि अधिग्रहण आसानी से नहीं हो सकता। और बढ़िया एग्जांपल अगर आपने सुना होगा तो क्या दिल्ली नहीं, अहमदाबाद बंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। आपको पता है ये प्रोजेक्ट क्यों अटका हुआ है? ये प्रोजेक्ट है, ये जापान के साथ हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, और ये प्रोजेक्ट क्यों अटका हुआ है? भूमि अधिग्रहण की वजह से ही अटका हुआ है। इसमें गुजरात के बाद जो महाराष्ट्र के कुछ किसानों की भूमि की समस्या आई थी, तो वो भूमि अधिग्रहण की वजह से कोर्ट केस का मामला चला गया, और इसकी वजह से ये परियोजना आपका प्रैक्टिकल रूप अभी नहीं ले पा रही, इसमें बहुत डिले हो रहा है। एक इसकी समस्या होती है। दूसरा आपको पता है कि जो प्राइवेट का जो उद्देश्य होता है, यानी कि अगर मैं इसमें एक अच्छा कीवर्ड आपको डालूं तो देखो क्या मुद्दा आपको डालना है, इसमें डालना है देखो हितों में विरोधाभास। ये ज्यादातर कहीं नहीं मिलेगा, मुझे भी अभी पता लगा हितों में विरोधाभास कैसे करना है। देखो इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों शामिल होते हैं। तो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक हित उद्देश्य होता है जन कल्याणकारी होना, और प्राइवेट का उद्देश्य होता है लाभ को अर्जित करना। और हितों में विरोधाभास की वजह से कई बार प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं हो पाते।
और बहुत सारे बिजली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत सारे खनन माइनिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी वजह से पीपीपी प्रोजेक्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो लिखना है कि सार्वजनिक हित क्या है, सार्वजनिक हित क्या है, जन कल्याणकारी, जबकि आपका जो प्राइवेट सेक्टर का हित है वो क्या है, आपको पता है प्रॉफिट कमाना। इन दोनों में कई बार कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होने की वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पाता। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत के कई बिजली प्रोजेक्ट है, भारत के कई सड़क प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। अगला अगला क्या है, इसमें और चुनौतियां क्या है, और देखो एक लेना, आम जनता के लिए, आपको पता है कि प्राइवेट आम जनता के लिए बहन ही नहीं, जैसे कई रियल प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट पर आधारित है, जिसकी वजह से उनकी लागत एवं कीमत बहुत ज्यादा है, जिसमें सबसे बढ़िया आप देख सकते हो तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस का किराया बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं सिंपल सा, दिल्ली से लखनऊ तक अगर आप सिंपल ट्रेन में जाओगे कोई, तो उसका भी एसी का भी किराया देखोगे तो 1200 रुपये तक आपका एसी का, 1200 रुपये, ठीक है एसी का। वहीं आप तेजस में जाओगे तो 2500 2000 से कम नहीं होगा। तो अब आम आदमी दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए 800 1000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा पे करें। आप उतना ही देख सकते हो, 2500 रुपये में दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए आपको अगर एक महीने पहले फ्लाइट बुक करवा रहे हो तो फ्लाइट मिल जाती है। तो इसलिए आम जनता के लिए लागत प्रभावी नहीं, मतलब बहन ही नहीं है। जिसमें एग्जाम्पल दे सकते हो तेजस एक्सप्रेस का, ये मैंने खुद में पर्सनली इसको देखा है इसलिए बता, ठीक है। एक मुद्दा इसमें क्या होता है, एक इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सबसे बड़ी यह है कि परियोजनाओं में जो आपको यह है, परियोजनाओं में विलंबता, परियोजनाएं विलंब हो जाती है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कोर्ट केस। बहुत सारे प्रोजेक्ट कोर्ट केस में फंसे होते हैं, इसकी वजह से प्रोजेक्ट है वो विलंब हो जाते हैं, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये पब्लिक प्राइवेट के अंतर्गत कई समस्या है, ये चुनौतियां आपके समक्ष आ रही है। तो चुनौतियां आपको बता दी, 4-5 पॉइंट बता दिए मैंने, ठीक है। और ये कीवर्ड जरूर याद रखना, आम जनता के लिए भेड़ नहीं होना, हितों में विरोधाभास होना, परियोजनाओं में विलंबता होना, भूमि अधिग्रहण की समस्या। ये अगर 5 पॉइंटर इन्हीं के अंतर्गत आपने एक एक दो एग्जाम्पल या केस स्टडी दे दी, आपका अच्छे से आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। अब बता आपका आपका नगला नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन, कि कंक्लूजन कैसे रखा जाए, ठीक है। तो अब आपको कंक्लूजन के लिए मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि देखो पब्लिक, या ध्यान रखना कभी भी आप इसका कंक्लूजन में ये मत बोलना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अच्छी नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देश के लिए बहुत ही जरूरी है, और 2047 तक अगर भारत को विकसित होना है, अगर 2030 तक देश को अवसंरचना के ढांचे को प्राप्त करना है, तो बिना प्राइवेट की सहयोग के भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए आप इसमें लिखना निष्कर्ष में सिंपल सा, निष्कर्ष लिखते नहीं है, जस्ट आप पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो लिखना है कि उपर्युक्त चुनौतियां या सीमाएं तो हैं, परंतु इसको दूर करने हेतु एक तो हमें संस्थागत निर्माण करना है, हमें ट्रिब्यूनल्स बनाने होंगे जो विवादों का निपटान करें, ठीक है ना। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, इसके अलावा केलकर समिति ने बढ़िया, केलकर समिति की सिफारिशों को हमें क्रियान्वयन करना होगा, की सिफारिशों, केलकर कमेटी ने कई सिफारिश बोले, केलकर कमेटी ने स्पष्ट बोला कि देखो अगर आप प्राइवेट के साथ पार्टनरशिप करो तो एक तो एग्रीमेंट है उसमें पूरी तरह विश्वास आधारित होनी चाहिए, दूसरी बात अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद निपटान के लिए एक तंत्र होना चाहिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, और वो मैकेनिज्म न्यायपालिका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का निर्माण आपको करना चाहिए। तो संस्थागत निर्माण, ट्रिब्यूनल्स का निर्माण और केलकर समिति की अगर रिकमेंडेशंस को हम करें तो भविष्य में भारत के सतत विकास के लक्ष्य, राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक पाइपलाइन प्रोजेक्ट और भारत को विकसित बनाने के लिए पीपीपी मॉडल एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। बस सिंपल सी लाइन आपको लिखी जो मैंने आपको बोली, इतना सा इसमें आंसर देना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको लगता है सिंपल सा, बस उसको प्रेजेंटेशन आपको सिस्टमेटिकली करना है, ठीक है। अब अगर आपको कोई डाउट हो बताइए, इसका मॉडल आंसर आपको शेयर कर देंगे, बाकी जो मैंने बोला है यही मॉडल आंसर में आपको आएगा, ठीक है। लेकिन आप खुद प्लीज इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। वो मेरा दोस्त ही है, अगर कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज इसको बाइंड अप करते हैं।
तो ठीक है, अगले नेक्स्ट अगर आप करवाएंगे क्वेश्चन जरूर लिखिए, क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया जाएगा। अभी डे 5 का, कल डे 6 का आपको क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा। लिखिए, जब भी कोई डाउट आएगा तो एक साथ हम वैसे भी आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है कि उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, तो वो अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी यही होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज डाउट को जरूर बताएं, क्योंकि डाउट होगा तभी मैं क्लास लाइव अटेंड कर पाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आपको मॉडल आंसर कॉपी टाइम टू टाइम चेक कर लें। ओके, थैंक यू।